सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब आप लोग? आशा करता हूं कि आप एक शानदार रणनीति के साथ अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आरसी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। और आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन मॉडल मस्ट, मॉडल ऑक्सिलरी शैल विल और साथ ही मॉडल ऑक्सिलरी वुड का प्रयोग सीखेंगे। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से हर पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और साथ ही ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो एलडीसी और राजस्थान की जो अन्य एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओएसआई, सीएचएसएल इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अपन चलते हैं अपने पड़ाव की तरफ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड हो या पहले की क्लासेस से रिलेटेड हो, तो वो स्टूडेंट किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आपके सर के ये मोबाइल नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपके जो साथी हैं उनको ये सजेस्ट करें कि आप आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी जो सामग्री है वो उपलब्ध हो जाए। तो आप आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं अपन अपनी क्लास में। आज की क्लास है वो मॉडल वर्ब मस्ट से स्टार्ट होने वाली है। मॉडल ऑक्सिलरीज मस्ट परीक्षा में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता है। तो देखते हैं इस मॉडल मस्ट का यूज कहाँ कहाँ और किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस मॉडल मस्ट के यूसेज के बारे में। यूसेज ऑफ मॉडल मस्ट, मॉडल मस्ट के क्या क्या यूसेज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल मस्ट का पहला प्रयोग होता है ऑब्लिगेशन के लिए। किसी भी काम की करने की बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो, किसी भी काम करने की ड्यूटी हो, कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो। ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, कंपल्सन यानी भी बाध्यता, और नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। यानी किसी भी रूल्स रेगुलेशंस की बात हो तो अपने को वहाँ मॉडल मस्ट का यूज करना चाहिए। तो जो पहला यूजेज है वो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कि ऑब्लिगेशंस के लिए, बाध्यता के लिए हमें मॉडल मस्ट का यूज करना चाहिए। दूसरी जगह अपन देख पा रहे हैं कि मॉडल मस्ट के साथ साथ नॉट का प्रयोग भी होता है जब किसी सेंटेंस में प्रोहिबिशन का भाव हो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। किसी भी कार्य को करने के लिए अपन यदि बाध्य नहीं हो कि वो करना, अपने कार्य को करना अपने लिए जरूरी नहीं है, तो उसके लिए अपने को प्रोहिबिशन के रूप में मस्ट नोट का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखें कि मॉरल ड्यूटी के लिए शुड आता है, जबकि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी शुड आता है, लेकिन ऑब्लिगेशन, ओनली ऑब्लिगेशन और ओनली ड्यूटी के लिए, ओनली कंपल्सन के लिए मस्ट का प्रयोग
होता है। याद रखें, पहला प्रयोग है ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, दूसरा प्रयोग है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के लिए मस्ट के साथ साथ नोट का प्रयोग भी किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है मस्ट का प्रयोग वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए अपन मे यूज करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट बात आती है कि जब किसी भी सेंटेंस में लॉजिकल सर्टेनिटी हो, लॉजिकल सर्टेनिटी तथ्य के आधार पर कोई अपन बात करें, या पॉसिबिलिटी या किसी इन्फ्रेंस, कॉन्क्लूजन, हिंदी में बोल सकते हैं निष्कर्ष, यदि अपन किसी कार्य के निष्कर्ष की बात करें तो अपने को वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मस्ट के जो 4 प्रयोग हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कई बार ब्रैकेट के अंदर ये वर्ड आपको ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और लॉजिकल सर्टेनिटी ये लिखे हुए मिल सकते हैं। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए ये जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आप हमेशा के लिए याद रखें। याद रखें, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी का भाव हो, सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी और रूल्स रेगुलेशन का भाव हो तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रोहिबिशन का भाव हो तो मस्ट नॉट का प्रयोग करना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो या अपन कह सकते हैं लॉजिकल सर्टेनिटी हो या किसी इन्फ्रेंस की बात हो, किसी कॉन्क्लूजन की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो चल अब आगे अपन रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स को पढ़ने के बाद अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अधिकतर जो सेंटेंस हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए पूरे अच्छे अटेंशन के साथ में, पूरे धैर्य के साथ इनको पढ़ें और अपने को एग्ज़ाम में इनको सही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले वाला सेंटेंस। जब भी अपन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग फिल करते हैं एग्जाम में तो हमें जनरली उस सेंटेंस का थोड़ा बहुत हिंदी पता होना चाहिए कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। तो सबसे पहले चलते अपन पहले सेंटेंस की तरफ। यू मस्ट पे योर टैक्स ऑन टाइम। हमें समय पर अपने टैक्स चुकाने चाहिए। समय पर टैक्स चुकाना हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारी क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं। और ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग होता है। तो परीक्षा का पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो दूसरा अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी हमारी क्या है, ड्यूटी है। और ड्यूटी के लिए अपन यूज करते हैं मस्ट। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो अगला है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हमारे संविधान का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारे लिए एक प्रकार की ऑब्लिगेशन है। और जब भी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है, बाध्यता का भाव होता है, तो हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस सेंटेंस का आंसर होगा मस्ट। अब अगली अपन कुछ बात करना चाहें सेंटेंस की तो उसमें लिख रखा है कि यू मस्ट यूज ए सीट बेल्ट बाय ड्राइविंग ए कार। कि जब आप किसी कार को चला रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। सीट बेल्ट का यूज करना हमारे लिए एक प्रकार का ऑब्लिगेशंस है, ट्रैफिक का रूल्स है। इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अपन बात करें अगले सेंटेंस की तो अगला सेंटेंस कुछ इस तरह से है। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यू आर सीरियसली इल। आप गंभीर रूप से बीमार हैं। अब यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो कोई भी काम उसके लिए क्या हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है। तो कंपल्सन क्या है,
कंसल्ट द डॉक्टर, कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। ये आपके लिए क्या हो गया, कंपल्सन हो गया, ये आपके लिए एक नेसेसिटी होगी। नेसेसिटी कंपल्सन के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अपन बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अगला अगला जो सेंटेंस है वो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो अगला प्रश्न है वो परीक्षा में हूबहू पूछा जा सकता है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा गया था कि योर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो बहुत ही कैसे हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस टू की जगह आप सो लिखें। सो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इसलिए आपको स्मोकिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग करना और उसको छोड़ देना आपके लिए क्या है, एक प्रकार की ऑब्लिगेशन है। यदि आप जीवन को बचाना चाहते हैं तो आपको ऑब्लिगेशन को, उस स्मोकिंग को छोड़ना ही पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। और ऑब्लिगेशन का मीनिंग होने के कारण इस सेंटेंस में मॉडल मस्ट का प्रयोग किया गया है। ये एग्जाम्पल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आगे की सेंटेंस की अपन बात करें तो अगला सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही हैज़ बीन वेरी इल, वह बहुत ही बीमार है। ही हैज़ बीन वेरी इल फॉर 2 years, कितने साल से, 2 years से, वह 2 साल से गंभीर बीमार है। उसलिए अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 2 साल से बीमार है, 2 साल से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, वीक हो सकता है। इस सेंटेंस में किसकी बात की गई है, कंक्लूजन की, इनफ्रेंस की बात की गई है, निष्कर्ष की बात की गई है। इसलिए निष्कर्ष वाले सेंटेंस में भी मस्ट का प्रयोग होता है। तो याद रखें, मस्ट का प्रयोग कंक्लूजन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। अपन बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यदि सेंटेंस में एडवाइस का भाव होता तो अपन इसमें मस्ट की जगह शुड लगा सकते थे, लेकिन आगे लिखा हुआ है नेसेसिटी और कंपल्सन। जैसा कि रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पे वर्ड कंपल्सन और नेसेसिटी लिखा गया है। यदि आगे कंपल्सन और नेसेसिटी वर्ड लिखा गया है तो आपको मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंक्लूजन, इन सब के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे का जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट हो चुका है। दिस इज ए पब्लिक पार्क, ये जो स्थान है वो एक पब्लिक पार्क है, सभी यात्रियों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, इसलिए आपको यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग करना यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है, निषेध है। तो निषेध के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, यदि कोई कार्य करने की मनाही हो, किसी कार्य को करने का निषेध हो, तो आप वहाँ पर मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग जरूर करें। तो याद रखें कि ये जो पब्लिक पार्क है, इसलिए ये जो जगह है वो एक पब्लिक पार्क है, इसलिए यहाँ पे स्मोकिंग करना प्रोहिबिटेड है, निषेध है। प्रोहिबिटेड, निषेध होने पर मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। अपन चलते हैं अगले रूल की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, शी इज नॉट अटेंडिंग माई कॉल, वह मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही है। हम इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद वह किसी काम में बहुत ही कैसी है, बिजी है, काम में बहुत बिजी है, इसलिए वो मेरा कॉल क्या नहीं कर रही है, अटेंड नहीं कर रही है। हम इस कॉल न अटेंड करने वाली बात से ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, ये इनफ्रेंस निकाल सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो सकती है, इसलिए ऑब्लिगेशन के लिए अपन कॉन्फ्रेंस के लिए, अपन कॉन्क्लूजन के लिए या इनफ्रेंस के लिए अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, ये जो मस्ट है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आता है। और अपन बात करते हैं अब मस्ट के एक नोट के बारे में, कि यदि किसी कार्य को करने की क्या हो, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हो,
absence of necessity। एक होता है, एक तो होता है, वो होता है प्रोहिबिशन। थोड़ा ध्यान दें, एक वर्ड है आपके पास प्रोहिबिशन। यदि सेंटेंस में किसका भाव हो, प्रोहिबिशन का, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मस्ट नॉट का यूज करना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी लिखा गया है वो है अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होने पर कभी भी मस्ट नोट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि नीड नोट का प्रयोग होता है। याद रखें, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होने पर नीड नोट आता है और प्रोहिबिशन होने पर मस्ट नोट का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मस्ट है वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आता है। तो एक बार फिर से आप इन सब का रिकैपिचुलेट कर लीजिए कि मस्ट का प्रयोग कब कब होता है। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कंपल्सन, नेसेसिटी का या रूल्स रेगुलेशंस का नियम आए तो आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसी सेंटेंस में यदि प्रोहिबिशन का भाव हो तो आपको मस्ट नॉट का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव हो तो आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और यदि अपन किसी बात का कॉन्क्लूजन निकालें, इन्फ्रेंस निकालें, किसी बात की संभावना ज़्यादा हो और लॉजिकल सर्टेनिटी का भाव हो तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप कि मस्ट का प्रयोग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मस्ट के बाद अपन चलते हैं अगले मॉडल की तरफ, और अगली जो मॉडल वर्ब है वो है शैल और विल। अगला जो मॉडल वर्ब है वो आपका शैल और विल। ध्यान दीजिए, शैल और विल का प्रयोग जनरली अपन फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शैल का प्रयोग कौन से पर्सन के साथ में किया जाता है और विल का प्रयोग कौन से पर्सन के साथ में किया जाता है। यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का भाव हो, किसका भाव हो, फर्स्ट पर्सन का। याद रखें, सेंटेंस में किसका भाव हो, यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का भाव हो, फर्स्ट पर्सन आई और वी का भाव हो, आई और वी, तो अपन फ्यूचर टेंस शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। और यदि सेकंड पर्सन यू का मीनिंग हो तो अपन विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी थर्ड पर्सन के साथ में भी अपन विल का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे कि यदि अपने को फ्यूचरिटी दिखानी है सेंटेंस में, यदि सेंटेंस फ्यूचरिटी का भाव दे रहा है, फ्यूचर टेंस का भाव दे रहा है, तो जनरली अपन फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड के साथ में अपन विल लगाते हैं। जैसे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इस सेंटेंस में। जो टुमारो वर्ड है, टुमारो वर्ड है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो टमेरो, टमेरो, टमेरो। यदि सेंटेंस में टमेरो को आने वाले कल का मीनिंग का भाव आ रहा है तो अपन फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, जो कि इस एग्जाम्पल में एकदम करेक्ट है। और उससे दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी फ्यूचर टाइम दिखाया गया है नेक्स्ट मंथ, कि वह नेक्स्ट मंथ को क्या करेगा, आगरा विजिट करेगा। तो यू के साथ में कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन के साथ में, और सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल का जो पहला प्रयोग है वो बहुत ही आसान है। यदि अपने को फ्यूचरिटी शो करनी हो, फ्यूचर टाइम शो करना हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले रूल की बात, इसी शैल और विल के अगले यूसेज की बात है। अगला यूसेज है इफ द एक्शन इज अनकंट्रोल्ड। कई एक्शन ऐसे होते हैं कि जिन पर अपना कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक ही फ्यूचर टाइम को शो करते हैं। जैसा कि वह अगले साल 38 ईयर का हो जाएगा। कब, अगले साल। यानी इस सेंटेंस में जो नेक्स्ट ईयर है वो उसमें वो 38 ईयर का हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस में अनकंट्रोल्ड एक्शन है, और अनकंट्रोल्ड एक्शन है तो अपन आई के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे।
और अब जो तीसरा नियम आ रहा है वो बहुत ही शानदार नियम रहने वाला है कि सेंटेंस में आपको कुछ ऐसे फ्रेजेज देखने को मिलेंगे जो कि फ्यूचर टेंस को इंगित करते हैं या फ्यूचर टेंस का टेंस शो करते हैं या फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं। तो वो फ्रेजेज निश्चित फ्रेजेज हैं, फिक्स फ्रेजेज हैं, जिनमें पहला आ रहा है आई एम श्योर, दूसरा है श्योरली, आई एम डेफिनेट, डेफिनेटली, प्रोबेबली, presently, certainly, I think, I believe, it is likely that। याद रखें, I am sure, surely, I am definite, definitely, probably, presently, certainly, I think, I believe और इट इज़ लाइकली दैट। ये फ्रेज लास्ट वाली है, वो परीक्षा में आ चुकी है। इट इज़ लाइकली दैट यदि सेंटेंस में इन फ्रेजेज का प्रयोग हो तो आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। याद रखें, इन फ्रेजेस का प्रयोग होने पर आप शैल और विल का प्रयोग करेंगे। और शैल और विल का जब प्रयोग करना है तो याद रखें, आई फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ में आप शैल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आप विल लगाएंगे। तो एग्जाम्पल में बता रखा है, पहला जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है। पहला सेंटेंस का जो नियम है, सेंटेंस है, वो कुछ इस तरह से है, आई एम श्योर। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई एम श्योर, यानी मुझे पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से इंडिया क्या करेगा, मैच को जीत जाएगा। मैच को इसमें जीतने की क्या है, फ्यूचरिटी है। आई एम श्योर ये फ्रेज है, ये बता रही है कि इस सेंटेंस में फ्यूचरिटी है, फ्यूचर टाइम है। तो इंडिया कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, विल का प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब चलते अपन दूसरे सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस के शुरुआत में एक फिक्स फ्रेज लिखा हुआ है डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। निश्चित रूप से, जैसा कि हिंदी से आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से हम मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, गागेगी, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है और फ्यूचर टाइम है। यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग होता है। तो आई होप ये जो दो बातें हैं, तीन बातें हैं जो भी आपको पढ़ाई गई हैं वो अच्छे से समझ आ ही गई होंगी कि फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए पहला जो उसका इम्पोर्टेंट रूल था वो था फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए शैल विल का प्रयोग होता है। जो दूसरी बात थी वो कुछ ऐसे अनकंट्रोल्ड एक्शन होते हैं, उनके लिए भी अपन शैल और विल का प्रयोग करते हैं। और जो तीसरी बात थी वो थी कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज जहाँ पर फिर से हमने शैल और विल का प्रयोग किया था। ये था शैल और विल का कुछ ऐसा प्रयोग जहाँ अपने फर्स्ट पर्सन के साथ में हमने शैल लगाया था और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमने विल का प्रयोग किया है। अब अपन चलते हैं शैल और विल के कुछ और प्रयोग की तरफ जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। शैल और विल का अगला जो प्रयोग है वो है, यदि अपन किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को क्या देते हैं, थ्रीट यानी धमकी, वार्निंग, चेतावनी, विलिंगनेस इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, प्रोमिज वादा, इंसिस्ट यानी किसी पे बाध्यता करते हैं या अपन किसी को प्रेशराइज करते हैं, किसी पर दबाव डालते हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर, इन सब का मीनिंग होने पर आप फिर से किसका प्रयोग करेंगे, शैल और विल का। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जनरली अपन फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, लेकिन इन सब का मीनिंग होने पर थ्रीट, वार्निंग, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रोमिज और इंसिस्ट, इन सब का भाव होने पर फर्स्ट पर्सन के साथ अपन विल का प्रयोग करेंगे और सेकंड और थर्ड के साथ में अपन शैल का प्रयोग करेंगे। कहने की बात है, यदि किसी सेंटेंस में थ्रीट और वार्निंग, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रोमिज और इंसिस्ट का भाव हो तो मॉडल उल्टे यूज होंगे। शैल का प्रयोग जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, लेकिन आप सेकंड के साथ में करेंगे, और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड के साथ होता है और आप उसका प्रयोग फर्स्ट के साथ में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं वो दिखाए गए हैं और सेंटेंस कुछ इस तरह से है।
पहला सेंटेंस है इफ यू कम ऑन टाइम, यदि आप कहाँ कब आओगे, समय पर आओगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक प्राइज दूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एक क्या दूंगा, प्राइज दूंगा, लेकिन प्राइज कब दूंगा, यदि आप कब आते हो, समय पर आते हो। सेंटेंस में किसका भाव आया, प्रॉमिस का। तो आई के साथ में अपन उल्टा यदि मॉडल लगाएं तो आई के साथ में क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। तो दूसरा सेंटेंस है वो भी कुछ इसी तरह से है, सी शैल विजिट जयपुर, वो पूरी विलिंगनेस शो कर रहा है। ये सेंटेंस एक विलिंगनेस को शो कर रहा है, एक इच्छा को शो कर रहा है कि वह जयपुर को विजिट करेगी, वह जयपुर विजिट करेगी। यदि सेंटेंस में विलिंगनेस का भाव है तो आप थर्ड पर्सन के साथ में भी शैल का प्रयोग करेंगे। और अंतिम प्रश्न तो आप लोगों ने बहुत बार मूवीज वगैरह में ये सेंटेंस किसी से सुना ही होगा, जब कोई हीरो या हीरोइन एक दूसरे को क्या देते हैं, धमकी देते हैं, तो ऐसा सुना ही होगा। धमकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रीट। तो वो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा या मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, आई सेल किल यू। आई सेल किल यू नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं आई विल किल यू। तो याद रखें, किसी को थ्रीट देने के लिए, किसी के विलिंगनेस के लिए, किसी को प्रॉमिस करने के लिए अपन जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और सेकंड और थर्ड के साथ में अपन सेल का प्रयोग करेंगे। ये जो अभी नियम पढ़ा है, अभी जो रूल पढ़ा है, वो पहले वाले अन्य जो 3 रूल है उनका एकदम ऑपोजिट है, उनका एकदम कॉन्ट्रास्टिव है। जितने भी हमने जो ऊपर वाले रूल पढ़े उनका एकदम विरुद्ध वाला नियम है। अपन बात करें इनके अगले यूसेज की, तो अगला यूसेज है वो बहुत ही शानदार यूसेज है, परीक्षा के लिए मैं कहूँ तो बेहद ही उपयोगी है। देखो, यदि आप किसी सेंटेंस में किसी को क्या दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि अपन किसी को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश, या अपन किसी चीज़ के लिए कोई क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो पहले आप देखें, इंस्ट्रक्शन के लिए आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। याद रखिए, इंस्ट्रक्शन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो पर्सन सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो या थर्ड हो। जैसा कि एग्जाम्स के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम जो बुकलेट होती है उसके ऊपर शायद फर्स्ट पेज पे ही ऐसा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि सभी कैंडिडेट को सभी प्रश्नों के जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं उनका उत्तर देना अनिवार्य है। उनके लिए निर्देशित किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन देने के चक्कर में कैंडिडेट थर्ड पर्सन है, उसके साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। और जो नीचे वाली बात बताई आपको कि विल का प्रयोग अपन कब करेंगे, जब अपन किसी को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर करने के लिए किसी चीज़ को अपन किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि क्या आप चाय लेंगे, तो मैं आप चाय को लेने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। तो ऑफर के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा विल का प्रयोग ही करेंगे। तो ऑफर हमेशा किसको किया जाता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किया जाता है, इसलिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में अपन विल का प्रयोग करेंगे। तो ये था अपना शैल और विल का प्रयोग। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर से अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पहली स्लाइड पे शैल और विल का प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले पहली स्लाइड पर एक बार फिर से रिकैप कीजिए। यदि आपको फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है, यदि आपको सेंटेंस में फ्यूचरिटी दिखाई दे रही है, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल, सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करें। यदि कोई ऐसे एक्शन आ रहे हैं जिन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे एक्शन अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो ऐसे
एक्शन के लिए भी अपन फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। इसका जो तीसरा प्रयोग है वो परीक्षा के लिए शानदार रहने वाला है। यदि आपको ये फिक्स फ्रेजेज आई एम श्योर, श्योरली, आई एम डेफिनेट, डेफिनेटली, प्रोबेबली, प्रेजेंटली और सर्टेनली या आई थिंक या आई बिलीव या लास्ट वाली फ्रेज इट इज़ लाइकली दैट, यदि ऐसा सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो आप हमेशा सेल और विल का प्रयोग करें। और बात करें अपन इनके कुछ उल्टे नियमों की, तो यदि किसी सेंटेंस में थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इंसिस्ट का भाव हो तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगाएंगे और सेकंड के साथ में, थर्ड के साथ में शेल का प्रयोग करेंगे। और बात आई अपने पास में अंतिम जो नोट वाली बात थी, जो चौथी बात थी वो ये थी कि यदि किसी भी तरह का कोई भी तरह का यदि किसी व्यक्ति को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है, तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? शेल का प्रयोग करेंगे। चाहे कोई सा भी पर्सन हो, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? शेल का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से पढ़ लेना इसको कि इंस्ट्रक्शंस देने के लिए फिक्स यूज है क्या? शेल। और यदि बात करें अपन किसी को ऑफर के लिए, तो ऑफर के लिए हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छे से याद रखें, किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश देने के लिए शेल का प्रयोग होता है और ऑफर करने के लिए हमेशा विल का प्रयोग होता है। एक बात यहाँ से और गौर फरमानी है यदि आपको सेंटेंस में सेल और विल, यदि इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या सेल का यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में यदि आपके पास में सेल नहीं है तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी आप इस सेल को हटाकर, इस नीचे वाले सेंटेंस में सेल को हटाकर अपन टू अटेम्प्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी सही हो सकता है, कैसे? जैसा लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स, ये सेंटेंस ऐसे भी सही हो सकता है ऑल द कैंडिडेट्स शेल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और इस सेंटेंस को यदि अपन करना चाहें तो इसमें अपने को सेल को यदि यहाँ से रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस टू लगा के भी बनाया जा सकता है, ऑल द कैंडिडेट्स टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये थी आपके शेल और विल के बारे में, और इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं मॉडल मस्ट के बारे में। और अगली स्लाइड में अपन एक बहुत ही शानदार रूल लेकर के आ रहे हैं, और वो रूल है वुड का प्रयोग। मॉडल वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है मॉडल वुड। साथियों, ये टॉपिक किसी और टीचर से भी आप पढ़ के देखते हैं और ये टॉपिक मेरे से भी आप पढ़ के देखते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे कि उन जगहों की अपेक्षा, उन क्लासेज की अपेक्षा, उन टीचर्स की अपेक्षा यहाँ पे एक शानदार मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये कभी भी आप ये कम ना आंकें कि जो चीज़ आपको फ्री फोकट में बिना पैसे दिए मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ आपके लिए लाभदायक नहीं है। कई बार आसानी से मिलने वाली चीज़ें, बहुत ही कम पैसे में ओनली डेटा खर्च करके मिलने वाली चीज़ें आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। तो आप हर चीज़ को अच्छे से, गौर से, ध्यान से, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अपना पूरा मन और पूरा कहते तन और मन दोनों लगा करके पूरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखें। और जब भी आप इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते रहते हैं, तो याद रखें कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इनका एक दूरगामी परिणाम निकलेगा जब आपकी परीक्षा का पेपर आपके सामने होगा, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं तो वहाँ पर आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। अब अपन ज़्यादा समय न लेते हुए अपन चलते हैं अगले मॉडल की तरफ। जो अगला मॉडल है, और वो अगला मॉडल है वुड। अगला जो मॉडल है वो है वुड। और वुड का प्रश्न परीक्षा में कई तरह से बहुत ही उपयोगी तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रयोग बहुत ही आसान है, पास्ट हैबिट। यदि कोई आपकी पुरानी आदत है, ऐसा मैं बचपन में किया करता था, पास्ट हैबिट होने पर वुड का प्रयोग होता है। पहला प्रयोग परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुड का पहला प्रयोग परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें।
पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाला प्रयोग तो मैं कहता हूँ एक रटाफिकेशन का सा काम है। जब भी आप सेंटेंस में रादर वर्ड देखेंगे, ये फिक्स यूज है बच्चों। यदि सेंटेंस में आप किसका प्रयोग देखेंगे, रादर का, तो रादर के पहले हमेशा कौन होता है, वुड। वुड रैदर, वुड रैदर कहने का मतलब बिफोर रैदर वुड इज यूज्ड। और अगला तीसरा प्रयोग है वो भी रट्टाफिकेशन का काम है। यदि सेंटेंस में काश का मीनिंग आ रहा है, काश, और काश के लिए अपन हमेशा एक फिक्स प्रयोग देखते हैं, क्या, वुड दैट। याद रखें, वुड दैट क्या करने के लिए, इमेजिनेशन करने के लिए दैट से पहले वुड का प्रयोग किया जाता है। और चौथा प्रयोग तो आपने बहुत बार अपने मुंह से बोला भी होगा, कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। और मैं कहता हूं कि ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा का ऐसा आया है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को ऑफर करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए वुड यू लाइक टू फ्रेज का प्रयोग होता है। तो याद रखें, वुड यू लाइक टू का मतलब होता है किसी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अंतिम वाला जो सेंटेंस है वो बहुत ही आप लोगों ने कई बार इमेजिनेटिव सेंटेंस में आपने देखा ही होगा। आई विश वाला सेंटेंस काश के मीनिंग में, आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इनके साथ में आपने देखा होगा कि इन फ्रेजेज के बाद में आपने आगे वुड का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा। तो याद रखें, वुड के 5 प्रयोग हो गए और पांचों के पांचों प्रयोग परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रयोग पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आपकी आदत है उसके लिए। दूसरा रादर से पहले वुड का प्रयोग। तीसरा दैट से पहले वुड का प्रयोग काश के अर्थ में। एक फिक्स प्रयोग हुआ वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। और अंतिम बात हुई आई विश वाला जो सेंटेंस है उसमें अगले सब्जेक्ट के बाद में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अपन इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। और ये जो प्रयोग है वो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ये जो स्लाइड है, छोटे से जो क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी संख्या में आपको दिखाई देने वाले प्रश्न हैं, तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाए। पहला वाला सेंटेंस है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। ही स्मोक इन हिज यूथ, वह अपनी यूथ में क्या करता था, स्मोक करता था। स्मोक करने की उसकी क्या थी, हैबिट थी। कब, पुराने समय में। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट के लिए आपको बताया अभी कि किसका प्रयोग होता है, वुड का। ये क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा का ऐसा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अपन सेकंड वाले सेंटेंस की कि व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, कब की बात है, जब वो एक चाइल्ड थी। जब वो एक चाइल्ड थी, पास्ट की बात है, तो वो क्या किया करती थी, वो डांस किया करती थी, डांस किया करती थी। डांस करने की उसकी क्या थी, पास्ट टाइम में उसकी पास्ट हैबिट थी। और पास्ट हैबिट के लिए किसका प्रयोग किया गया, वुड का प्रयोग किया गया। अपन बात करते हैं अगले सेंटेंस की। इस सेंटेंस में आपने देखा होगा रेदर का प्रयोग हुआ है, अभी अभी पढ़ा था। रेदर के पहले किसका प्रयोग होता है, वुड का। सी यू वुड रेदर हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद किया करते थे। वुड रेदर, वुड रेदर फिक्स प्रयोग हो गया। अगले वाला सेंटेंस है, मैं कहूँ कि ऐसा का ऐसा डिट्टो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैंने कहा वुड यू लाइक टू, लाइक टू का मीनिंग आ रहा है आप ऐसा करना चाहेंगे, किसी को ऑफर देने की बात करी है कि यू वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। तो यदि इस सेंटेंस में ऑफर का भाव आ रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। फिक्स प्रयोग हो गया, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। अब बात करें अपन नेक्स्ट सेंटेंस की, तो अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो किसी को रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा है कि भाई साहब आप क्या करेंगे, क्या इन विंडोज को बंद करेंगे, क्लोज द विंडोज। किसी व्यक्ति से क्या की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। अगले सेंटेंस में वह इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। सेंटेंस के शुरुआत में कह रहा है कि काश, काश वह मेरी फ्रेंड होती,
काश का मीनिंग आ रहा है, काश के लिए अपन यूज करते हैं वुड दैट। आई विश सी विशेज ओ दैट वुड दैट इफ ओनली। यदि सेंटेंस के बिगिनिंग हो काश का मीनिंग हो, इमेजिनेशन का मीनिंग हो, तो वुड दैट का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में जब ब्लैंक में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो केवल वुड की जगह खाली होती है, बाकी आगे जो दैट लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। और अगला सेंटेंस है, मैं कहूँ परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आई विश, काश, काश क्या होता, काश मैं एक टीचर बन जाता, काश मैं एक टीचर बन जाता। इस सेंटेंस में आई विश के साथ में वह एक इमेजिनेशन कर रहा है, एक कल्पना कर रहा है, और वाकई यदि इमेजिनेशन है तो आई के साथ में आगे किसका प्रयोग किया जाएगा, वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप ये जो शानदार वीडियो था वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जो कारगर रहने वाला है वो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए वुड का प्रयोग जनरली कहाँ कहाँ होता है। तो वुड का प्रयोग पहली बात पास्ट हैबिट के लिए होता है, वुड का प्रयोग रैदर के पहले वुड रैदर के रूप में होता है, वुड का प्रयोग काश के मीनिंग में दैट के पहले ओ दैट वुड दैट के रूप में होता है। और एक अगला जो प्रयोग है वो रट्टाफिकेशन है, वुड यू लाइक टू, काफ्स, काश, काश का मीनिंग दे रहा है ऑफर का मीनिंग दे रहा है। और अगला जो सेंटेंस है आई विश के बाद में आगे आई वुड का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में मैं आपको हमेशा आपके बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो के लिए मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, आरसी क्लासेज के साथ संबंध बनाए रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आरसी क्लास की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।